आज का पहला आर्टिकल पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से रिलेटेड है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल सेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िक्र नहीं है, मतलब स्पेशल सेशन का ज़िक्र है मगर स्पेशल सेशन को डिफ़ाइन नहीं किया गया। ये चीज़ आप जान लीजिए, स्पेशल सेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि स्पेशल सेशन जो ऑर्गेनाइज होता है, जो कन्वीन किया जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। गवर्नमेंट कहती है हम स्पेशल सेशन कन्वीन कर रहे हैं, उसके रीज़न हैं ताकि हम गवर्नमेंट में रिफॉर्म ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल सेशन की बात की गई। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ जो आज के आर्टिकल में यूज़ हुई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आर्टिकल 85 जो बात करता है वो हमारे पार्लियामेंट के सेशन के बारे में बात करता है। कल जैसे कि हमने बताया था आर्टिकल 174 के बारे में। आर्टिकल 174 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सेशन की बात करता है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 85 में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में जब होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो वो विदिन 6 मंथ एक सेशन बुलाती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तब भी। मगर हमारे यहाँ कन्वेंशन है कि हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं। हमारे 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और एक सेशन और होता है। मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं और इन 3 सेशन में गवर्नमेंट जो है अपने बिल्स और अपनी पॉलिसीज़ इसके बारे में सब बताती है, जिसमें अपोजिशन बहुत सारे मुद्दों को भी उठाती। तो ये हमने इसके सेशन के बारे में बात की। ये चीज़ देख लीजिए, स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया। मगर एक चीज़ है, आर्टिकल 352 में स्पेशल सिटिंग का जिक्र है। ठीक है, स्पेशल सिटिंग का, ये स्पेशल सिटिंग जो है इमरजेंसी से रिलेटेड है। क्या होता है, जब एमपी कोई भी चीज़ पर वोटिंग करते हैं, और कोई भी चीज़ नहीं कहेंगे, इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है उसको रिमूव करने के लिए एमपी के द्वारा वोटिंग की जाती है पार्लियामेंट। तो एक स्पेशल सिटिंग होती है जिसमें इमरजेंसी के रिमूव के लिए पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके द्वारा वोटिंग की जाती है। तो उसका जिक्र है। मतलब हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ जानी कि पहली बात, स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, और दूसरी बात, स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज होता है स्पेशल पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, ओकेज़न हो। आर्टिकल 85 जाना, कोई भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। और ये 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, हमने लिया कहाँ से है, तो आप देखेंगे इसे हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। ठीक है, कभी कभी पूछता है यूपीएससी कि ये प्रोविज़न जो आपको बताया गया है ये कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया या ब्रिटिश कैबिनेट से लिया, ये सब चीज़ें। जैसे रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये सब चीज़ें। तो आर्टिकल 85 के बारे में जाना, आर्टिकल 174 के बारे में जाना, आर्टिकल 352 के बारे में जाना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है आरपीए वर्सेस आरपीए। देखो, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एक है 1950 और एक है 1951। ठीक है, ये जो दोनों एक्ट हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस और कैसे इलेक्शन कंडक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे वर्क करेगी, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी की या इलेक्शन से रिलेटेड, तो ये चीज़ें बताई गई। तो इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए। जो आरपीए एक्ट है, आप नोट कर लीजिए, आरपीए एक्ट, पहली बात, आरपीए एक्ट 1950 की बात कर रहा हूँ।
फोकस करना। मैंने कहा 90-50, आरपीए एक्ट 90-50 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की बात की गई है, ठीक है। जबकि आरपीए एक्ट 1951 के अंदर क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलए की बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड बी नोटेड डाउन। आपको पता होना चाहिए कि आरपीए एक्ट 1950 में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की बात करता है, जबकि आरपीए एक्ट 1951 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए की बात करता है। दूसरी चीज़ क्या है, आरपीए एक्ट 1950 के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ छोटा, आरपीए एक्ट 1950 के अंदर इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन की जाती है। प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिस और बूथ ऑफिसर, आर्मीज, ये सब, तो प्रिपरेशन इसमें होती है। और एक्चुअल कंडक्ट जो होता है वो इसमें होता है। एक्चुअल कंडक्ट 1951 में होता है। एक्चुअल कंडक्ट में क्या आता है, जैसे बस्ता प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअल कंडक्ट यही है कि वोटिंग के लिए कैसे लाइन लगेगी, विमेन को कहाँ पर खड़ा किया जाएगा, कैसे विमेन का पार्टिसिपेशन होगा, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ देख लीजिए क्या होती है, तीसरी चीज़ देख लीजिए आरपीए एक्ट में। तीसरी चीज़ क्या है, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आरपीए एक्ट की सहायता से की जाती है। आपको ये सर्च मारना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आरपीए डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र है। आपको ये देखना है कि कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीलिमिटेशन का जिक्र है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दी, डीलिमिटेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, डीलिमिटेशन, डी फॉर डीलिमिटेशन। और चौथा पॉइंट क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब चौथे पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो एलोकेशन है वो पार्लियामेंट में कैसे होगा सीटों का, और स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे होगा। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया। कुछ पॉइंट जो है आरपीए एक्ट 1950 में देख लीजिए, मैंने एक्चुअल कंडक्ट बता दिया आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बता दिया, रियल इलेक्शन जो है इसमें होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इलेक्टोरल ऑफेंसेस। इलेक्टोरल ऑफेंसेस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इलेक्शन डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए। मतलब आप आरपीए एक्ट 1951 में आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए दिए, जबकि आरपीए एक्ट 1950 में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर दिए। दूसरी चीज़ क्या है, आरपीए एक्ट 1951 जो है एक्चुअल कंडक्ट इलेक्शन कराता है, और जबकि इसमें बहुत सारे मशीनरी इन्वॉल्व होती है आरपीए एक्ट 1950 में। 1951 में क्या है, इलेक्शन डिस्प्यूट को देखा जाता है, इलेक्शन ऑफेंसेस को देखा जाता है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जाता है। जबकि 1950 में ऐसा कुछ नहीं है। 1950 में ना रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखा जाता है, ना इलेक्शन ऑफेंस देखा जाता है, ना इलेक्शन डिस्प्यूट देखा जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, आरपीए वर्सेस आरपीए। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आएगा, जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे आपको आरपीए एक्ट और आरपीए एक्ट 1950 और 1951 में डिफरेंस देखने की ज़रूरत पड़ेगी। यूपीएससी डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगली चीज़ देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोगों जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लेना चाहिए। पॉपुलिस्ट मेजर का क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा देते हैं लोगों को, मगर लॉन्ग टर्म में इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और पुअर सेक्शन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। देखो पॉपुलिस्ट मेजर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी आप जो फ्रीवीज़ दे रहे हैं, जिस तरह की फ्रीवीज़, किसी तरह की फ्रीवीज़ हो सकती हैं, फ्रिज का बांटना हो सकता है, किसी भी चीज़ में बेनिफिट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना हो सकता है, तो वो फ्रीवीज़ होती हैं। इन फ्रीवीज़ को मोदी जी ने बोला है कि आप इन फ्रीवीज़ के चक्कर में ना पड़िए, लोगों को लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो, लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ये सब ना किया जाए, ठीक है। आज का हम पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हम MCQ के थ्रू पूरी पॉलिटी सॉल्व करेंगे, तो इस दिशा में हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आज से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो हुई थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के
जस्ट बाद हुई थी, मतलब उसके विड्रॉवल के जस्ट बाद हुई थी। दूसरा कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1943 में अप्रूवल ऑफ क्रिप्स मिशन के बाद। तो आपने जैसा पढ़ा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है एम.एन. रॉय के द्वारा फर्स्ट टाइम डिमांड में की गई थी, मगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद नहीं थी, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता। दूसरा चीज़, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में कन्वीन हुई थी, ठीक है। ये क्रिप्स प्रपोजल का इसमें कुछ यूज नहीं था, तो दोनों यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन देख लीजिए, देखो इन्होंने बताया है एम.एन. रॉय थे जिन्होंने आइडिया रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में। डेट बहुत ज़रूरी है याद रखना, अगर आप डेट याद नहीं रखते हैं इसका मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप डेट को याद रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेटर क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, ठीक है, जो ओनली इंडियन के द्वारा कन्वीन किया जाना चाहिए, जो 1946 में ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। वहाँ देखो क्रिप्स मिशन ने कहा था कि क्रिप्स मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम स्टेबलाइज की, नहीं 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया लास्ट में सबसे ज़्यादा, और लास्ट में कैबिनेट मिशन ने इसको 1946 में कन्वीन किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने देखा। आपकी क्लियरिटी ऐसे ही होगी, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो यकीन मानिए कुछ भी क्लियर नहीं होगा, जल्दी के चक्कर में सब चीज़ छूट जाती है, ये एकदम करेक्ट बात है। अब ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। वॉक फ्री फाउंडेशन एक संस्था है जिसने ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स निकाली है। उसने बताया 50 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं, जिसमें से 25% जो है लास्ट 5 ईयर में बढ़े हैं, ठीक है। तो मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है? मॉडर्न स्लेवरी जो होता है, कोई भी पर्सन अपने आप को काम करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोर्जन किया जाता है, डिसेप्शन किया जाता है, ठीक है। फोर्स लेबर होती है, इसमें चाइल्ड लेबर भी होती है, फोर्स मैरिज भी होती है, मतलब कुल मिलाकर क्या होता है, स्लेवरी में बाउंडेड लेबर होती है। आपको फोर्सफुली किया जाएगा, आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट देखी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स किसके द्वारा दी जाती है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि 3 डायमेंशन कौन कौन सी हैं। कभी कभी यूपीएससी बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ चर्चा में नहीं होती है तब भी पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए इसकी 3 डायमेंशन कौन सी हैं। पहली है कि साइज ऑफ प्रॉब्लम की साइज़ क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, और वल्नरेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इनइक्वलिटी। मतलब वल्नरेबिलिटी में इन्होंने 2 चीज़ें ली हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इनइक्वलिटी, ठीक है। हाईलाइट देख लेते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के। पहला क्या है कि मोर प्रेवलेंट कहाँ है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ कोरिया में। आप देखो सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी का प्रकोप है वो नॉर्थ कोरिया में, फिर एशिया में है, अफ्रीका में, और सबसे बेस्ट जो है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे जो है बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस हो गई इसकी स्लेवरी की। इसका रीज़न पहला रहा क्लाइमेट चेंज, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, वीक गवर्नेंस और कोविड-19। हम ये जानते ही हैं कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कू चल रहा है, हर कंट्री में कू चल रहा है, तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गया। वीक गवर्नेंस भी एक कारण है कि गवर्नेंस सही से नहीं होती है। तीसरी चीज़ क्लाइमेट चेंज, तो आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसमें वीमेन बहुत, और कोविड-19 ने तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट किया ही है, ठीक है। अब इन्होंने बताया है कुछ केसेस हैं इंडिया में, जैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन इंडिया में क्यों है। पहली बात तो इंडिजीनियस कम्युनिटी जो हैं, जो फिशिंग और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बंगाल उंगाल, वो विक्टिम बनती हैं बॉन्डेज की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। इंडिया में कुछ एक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए डेट के साथ, जो बॉन्डेड लेबर से रिस्पॉन्स देते हैं। बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, और सेंट्रल एक स्कीम है रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, और हमारा आर्टिकल 23 तो आपको पता ही है, फंडामेंटल राइट है, जो हमारी फोर्स्ड लेबर को करने से मना करता है, ठीक है। अगला आर्टिकल देख लीजिए, आरबीआई ने अभी एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम
इंट्रोड्यूस किया है, लाइट वेट पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट। इसमें क्या है, जब भी नेचुरल क्लैमिटी होगी, देखो मैंने इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, जब भी नेचुरल क्लैमिटी होगी तो ये लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आपका वर्क करेगा। मतलब आप ये मत समझिए ये रिटेल सेक्टर के लिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से बता देता हूँ, उत्तराखंड में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। अब यहाँ की बैंकों उनको में कुछ भी पैसा उसा नहीं जा पा रहा, बहुत मतलब क्लेमिटी आ गई, लैंडस्लाइड हो गई। बाय द वे मतलब ये एज्यूम है, ऐसा हुआ नहीं है, अल्लाह मतलब आपके कहते हैं ये कभी ऐसा ना हो किसी भी कंट्री में कि वो क्राइसिस में आए। ये एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है, तो ये यहाँ पर हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो है आरबीआई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कि इस बैंक को कोई भी पैसे की ज़रूरत होगी नेचुरल क्लेमिटी और वार के टाइम पे, तो ये इसका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, ये रेजिलिएंट होता है और अवेलेबल होता है ऑल टाइम। ठीक है, यही सब बातें बताई गई। इसमें बताया गया है यूपीआई को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, स्टेबल और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये वोलेटाइल कंडीशन में नहीं चल सकता। मगर जो ये तुम्हारा लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, नेचुरल क्लाइमेटी में पूरा साथ देगा। पूरे आर्टिकल में यही बात बताई गई। अगला आर्टिकल जो है आरबीआई ने मतलब एवरग्रीनिंग लोन को जो है उसको कहा है ये सब नहीं होना चाहिए। देखो अब हम यहाँ समझ लेते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है। क्या करती हैं बैंक्स और लेंडर्स, क्या करते हैं, एनपीए की पोजीशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, किसी भी चीज़ में एनपीए की पोजीशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो क्या करती है बैंक और लेंडर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म को लोन के बदले लोन चुकाने का मौका दे देते हैं। मतलब आपने ये बैंक है, आपने कहा कि हमारे से आप पैसा ले लो और जो पुराना लोन है वो आप चुका दो। तो क्या करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उसमें क्या होता है कि वो पुराना जो लोन है वो नया लोन लेकर चुका देती हैं। तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो जाता, फिर वो कभी भी उसको नहीं पेड करते हैं। देखो ये देखो, नॉट बीइंग पेड एज अ शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल से पे ही नहीं किया जाता। ये क्यों किया जाता है, एनपीए किसी भी बैंक का एनपीए को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, और जो कंपनी के जो पोटेंशियल लॉसेस है उसको कम दिखा सकें और प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा सकें। ये एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल हमारा आज का जो है वो प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है। प्रिजन रिफॉर्म में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक कमेटी बिठाई थी। तो उस कमेटी में बताया गया था कि ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल और वुमेन की कंडीशन, ट्रांसजेंडर, इनकी कंडीशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब इशू इन्वॉल्व है। तो इस रिपोर्ट में कुछ हाईलाइट किया गया है कि जो ऑक्यूपेंसी रेट है जेल्स का वो 122%। आप ये चीज़ समझ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ 100% होती है खुद में, सीसेट में आपने पढ़ा होगा। अब मान लीजिए उस 100% से 22 लोग हर जेल में ज़्यादा हैं। ठीक है, लीगल प्रोविज़न नहीं है सेंटेंसिंग के, मतलब ओवर क्राउडिंग तो आप ज़्यादा ही है। ओवर क्राउडिंग का रीज़न क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव है, नहीं है, प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं है, बहुत सारे डिले है उनके जुरिडिक्शन में, बहुत सी चीज़ें। रिकमेंड किया गया है स्ट्रेंथ करना चाहिए ट्रायल रिव्यू को। ठीक है, ट्रायल के जो रिव्यू है उसको जल्दी होना चाहिए। कई लोग जो है बेगुनाह फंसे रहते हैं जेलों में, मगर उनका ट्रायल नहीं होता, ट्रायल को कई साल लग जाते हैं और वो जेलों में पड़े रहते हैं। तो ये एक मतलब एक घोर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। मगर क्या किया जाए कि जुडिशरी भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से और बहुत सारे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में जजेस की कमी है उसकी वजह से। दूसरी चीज़ क्या है, मॉडल प्रिजन मैनुअल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होना चाहिए, ओपन प्रिजन सिस्टम होना चाहिए। ओपन प्रिजन सिस्टम क्या होता है, क्या जो कम ऑफेंस किए हुए होते हैं उनको क्या किया जाता है, आप जेल के आधार पर छोड़ देते हैं और कहते हैं आपको डेली रिपोर्टिंग करना है। जब वो डेली रिपोर्टिंग करते हैं तो यह ऐसे माना जाता है कि वो जेल में बंद है। ठीक है, तो इससे उनके जीविकोपार्जन भी होता रहता है और उनके अंदर रिफॉर्म ही आता है। कोई भी केस होता है या कोई भी जजेस फैसला सुनाता है तो उसका ओवरऑल पर्पस यही रहता है कि बंदे में रिफॉर्म होना चाहिए,
जुडिशरी का पर्पज़ आपको सज़ा देना नहीं रहता है, वो रिफॉर्म होना चाहता है। ठीक है, तो आज के हमने ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हम लोग इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।